नमस्कार। वैदिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत। आज जो क्लास चालू होने जा रही है वो है अपना हिंदी का सिलेबस है और विशेषतः रीट का सिलेबस है। तो हिंदी का एक एक करके हम ये पूरा सिलेबस एक एक करके संक्षिप्त में विस्तृत रूप से अच्छी से समझते हुए ये पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आपने सारी क्लासें देखी, अच्छे से देखी और रेगुलरिटी में देखी तो निश्चित रूप से जो 30 नंबर का जो पैटर्न है अपना, वहां पर आप 28 प्लस जाओगे। ठीक है, तो आपको क्लासें सीरीज वाइज देखनी है, सभी क्लासें आपको देखनी है। आज के बाद हर रोज एक नई क्लास आपको आएगी और चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसका परिचय कर देते हैं। ये सिलेबस है और इसी को हम क्रम से के अनुसार पढ़ते जाएंगे। तो अपने जो हिंदी का जो सिलेबस है रीट में का, उसमें क्या है, रीट ही नहीं और जो अन्य एग्जाम्स है जिनमें हिंदी का सिलेबस आता है उन सबका ही ये सबके लिए ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज इन्वॉल्व इसमें नहीं है अपने सिलेबस में कि वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार अपने में नहीं होकर के रीट के जो सिलेबस है उसमें लेवल सेकंड में भी फर्स्ट में भी शब्द विचार से चालू है। तो शब्द विचार का ये पूरा चैप्टर है, इसको हम एक एक करके पूरी विस्तृत तरीके से एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें, शब्द विचार क्या चीज है। शब्द विचार शब्द एक ब्रह्म है, शब्द है, यानी कि शब्द की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। व्याख्या से परे क्या है, शब्द है। ठीक है, तो उसी शब्द को हम यहाँ पर क्या है पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले इसका परिचय ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे, क्योंकि बोर्ड में मैंने पहले जो चार्ट बनाया है तो इसलिए जगह नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि शब्द विचार क्या चीज है। तो एक बार इसको आप सभी क्या है रीड कर लें और इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप इसको देख लें अच्छे से। ठीक है, ओके, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूं। यहाँ पर शब्द विचार जो है वो 5 तरीके से शब्दों का जो निर्माण है, यानी कि उनके यूज के हिसाब से कि शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ के हिसाब से, ठीक है, उसकी संरचना के हिसाब से, उसकी रचना के हिसाब से, तो जितने प्रकार हैं उन सबको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो पहला है शब्द को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला यह है, ये ध्यान दो, किसके हिसाब से, उसके विकास के हिसाब से, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से वो बन रहा है, क्या उसका अर्थ होगा। तो इन सब से लेकर के शब्द कितने होते हैं भाई, 5 प्रकार से मिलकर के बनते हैं। पहला है रूप परिवर्तन के आधार पर, यानी कि शब्द जो है अपना रूप किस तरीके से परिवर्तन करेगा, एक वाक्य में जब प्रयोग होगा तो कहाँ कहाँ पर उसका अर्थ कैसे क्या होगा, तो उसके हिसाब से जो देखा जाए तो उसका जो रूप परिवर्तन एक तो होता है विकारी रूप और एक होता है अविकारी रूप। तो विकारी रूप में ध्यान दें कि जब शब्द जो है उसके टुकड़े किए जा सकते हो, उसमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि वास्तव में जो शब्द है, जैसे मान लो कोई शब्द है अति। ठीक है, तो अति जो शब्द है कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ शब्द है। दूसरा यह है लिंग वचन के हिसाब से भी इसका क्या है, इसको देखा जा सकता है, इसका परिवर्तन होता है किसके हिसाब से, लिंग वचन के हिसाब से। तो मान लो हम किसी एक व्यक्ति की जब बात करते हैं, जैसे गाय है, ठीक है, और अगर इसको ही बहुवचन बनाए तो पहला शब्द तो ये हुआ, अब इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है, इसके वचन के हिसाब से, इसके लिंग के हिसाब से। तो ये देखो गाय, और गाय को अगर इसको मैं गायें भी बोल सकता हूं, तो गायें जो हैं तो क्या परिवर्तन इसमें हुआ, तो इसमें हुआ वचन का परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये कैसा शब्द हुआ, विकारी शब्द हुआ। ठीक है, और जो इससे पहले लिखा अति क्या है, एक उपसर्ग है और अविकारी शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक बार इसकी सबकी क्या है
जांच कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं चार्ट को, तो उसके हिसाब से फिर बाद में अपन धीरे धीरे एक एक करके सबकी व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, रूप परिवर्तन के हिसाब से जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है विकारी, और दूसरे नंबर का जो होता है वो अविकारी रूप। ठीक है, विकार का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, अविकारी का मतलब है जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दें, रूप परिवर्तन के हिसाब से दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहां कहां से बनते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपको ध्यान दें, चार्ट में आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, और अपनी जहां भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं वहां पर इनको सेम टू सेम तरीके से आप लिख लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपको समझ में ऐसा नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर किसी प्रकार की आप हेल्प ले सकते हैं, हम जरूर से आपका उसका प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकारी है वो है एक तो संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा क्रिया है, और चौथा विशेषण है। तो यानी कि विकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के हो भैया, चार प्रकार के। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। सेकंड नंबर पर अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, विषमयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक यानी कि योजक जो चिन्ह होते हैं वो, संबंध बोधक, ठीक है, परसर्ग वगैरह ये सारे इसमें आते हैं। और तीसरा जो फिफ्थ नंबर का होता है वो है निपात। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के कौन से हुए, रूप परिवर्तन के आधार पर। यानी कि दो प्रकार के, विकारी, अविकारी। विकारी होते हैं चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। और ठीक है, अविकारी होते हैं पांच प्रकार के, क्रिया विशेषण, विषमयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और निपात। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर पर। ये तो हो गया भैया फर्स्ट नंबर इसका। सेकंड नंबर पर है संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना के आधार पर होते हैं, पहला है चार प्रकार के होते हैं। एक तो है संधि, यानी संधियों से निर्मित जो शब्द हैं तो वो किस में आएंगे, संरचना के हिसाब से। संरचना का मतलब है उस किस संरचना के आधार पर एक शब्द का क्या है, निर्माण हो रहा है। तो एक तो संधि के हिसाब से आ रहा है, यानी कि दो वर्णों के मेल से क्या हो रही है, संधि होती है। ठीक है, तो उससे जो निर्मित शब्द है और उसमें जो अर्थ परिवर्तन आ रहा है तो उसके हिसाब से उसकी क्या हुई, संरचना हुई। तो उसके हिसाब से होगा संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हुए भैया, चार प्रकार हुए। आप ध्यान दें, ठीक है, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो तो आप जूम करके इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड जो अपन जिस बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसमें स्पेस भी इतना है कि इतनी सारी चीजें जो है एक साथ इन्वॉल्व नहीं की जा सकती। तो आप देख सकते हैं, पहला है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। थर्ड नंबर का है रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। पहला है योग शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और चौथा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये दोनों भैया योग मिलकर के शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि ये ऐसा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हमेशा एक सा ही रहता है। ठीक है, इसकी व्याख्यात्मक चर्चा हम बाद में एक एक करके सबको करेंगे। और यही अपना रीट का या फिर जो भी हिंदी सिलेबस है, जिस सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनमें सब में यही है, सेम सिलेबस है। ठीक है, चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं भाई साहब 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के कौन से, एक तो है तत्सम शब्द, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जो है शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट जो 5th नंबर का है वो है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया अर्थ के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, एक है अनेकार्थक शब्द। ठीक है, कौन सा, जिसके एक से अधिक क्या निकलते हो, अर्थ निकलते हो, अनेकार्थक शब्द। एक होता है युग्म शब्द, जो कैसे लगते हो, सेम सेम देखने को लगते हो लेकिन अर्थ के हिसाब से दोनों का अर्थ कैसा होता है, अलग। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, उसका क्या होता है, पर्यायवाची यानी कि समानार्थक जो शब्द होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, और समानार्थक शब्द, समान अर्थ देने वाले।
इस दोनों पर्यायवाची में समानार्थक में अर्थ होता है। पर्यायवाची जो शब्द है वो वाक्य के हिसाब से यूज में लिया जाता है, जबकि समानार्थक जो शब्द है वो एक वाक्य में दो शब्दों को यूज ना करके किसी भी एक शब्द को यूज किया जा सकता है, वो होता है समानार्थक शब्द। ठीक है, इसकी व्याख्यात्मक चर्चा हम करेंगे। एकल शब्द यानी वाक्यांश के लिए जो एकल शब्द है उनका हम यहाँ पर क्या करते हैं ये जान। तो आप इनको एक बार अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर से हम समझेंगे इसको एक एक करके। और सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्टार्ट विकारी शब्द के यहाँ से, यानी कि रूप परिवर्तन के हिसाब से जो शब्द है मैं इसी को छोड़ूंगा। और इसमें भी हम सबसे पहले संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आइए एक एक करके करते हैं इनकी चर्चा। तो देखो भाई, अब बात कर लेते हैं पहला जो प्रकार। सबसे पहले अपन शब्द को समझते हैं, शब्द क्या चीज है। ठीक है, वो सारणी के लिए मैंने आपको इसलिए रोक के रखा था। शब्द को समझते हैं, शब्द क्या है। शब्द जो है दो वर्णों के परस्पर, दो वर्ण जो हैं उनके परस्पर व्यवस्थित समूह, यानी कि व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी कि कोई वर्ण है और इनका भी कैसा व्यवस्थित, क्योंकि शब्द वही माना जाएगा। एक तो होता है, जैसे कोई शब्द है उत्तम, उत्तम शब्द है और उत्तम की हम क्या व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं, उत्तम का निर्माण हुआ कैसे है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज होंगी। सबसे पहले देखो, अगर इसमें अक्षर की बात कर, वर्ण की बात की जाए, ठीक है, वर्ण की बात, तो इसमें कितने वर्ण हैं जो इन्वॉल्व होंगे, किसमें, उत्तम शब्द में। हमें शब्द की बात कर रहे हैं, समझने की आप कोशिश करें, हो सकता है थोड़ा सा भाषा आपको समझ में ना आती हो। उत्तम जो है, उत्तम शब्द को हम इसका विभाजन करते हैं कि कितने वर्णों से, कितने अक्षर से मिलकर के उत्तम जो शब्द है उसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें भैया, एक तो है उ, ठीक है, फिर आता है प्लस तय, कैसा, आधा। दूसरा फिर से क्या आएगा, तय आएगा, वो भी आधा प्लस ए आएगा। फिर आएगा इसमें में आएगा, ठीक है, आधा, और फिर आएगा ए। इतने शब्द जो हैं ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्तम शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर अक्षरों की इसमें बात कर ली जाए तो अक्षर देखो, अक्षर इसमें कितने होंगे, अक्षर, ध्यान दें वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। अक्षर पूर्ण होता है जबकि जो वर्ण है वो अपूर्ण होता है, यानी कि आधा माना जाता है। ठीक है, अक्षर जो है इसमें देखो, एक तो ये हुआ, ठीक है, प्लस तम हुआ और प्लस में, इस तरीके से इसमें क्या हुए, अक्षर हुए। ठीक है, और फिर शब्द लास्ट में क्या बोलेगा, ये शब्द बोलेगा, इसी को क्या बोलेंगे, उत्तम। क्लियर, इस तरीके से। तो इस तरीके से इन सब को हम पढ़ रहे हैं और एक एक, तो सबसे पहले समझ लें शब्द क्या है और शब्द का, अब जितने भी कोई भी अपन ऐसे शब्द लेंगे, पूर्ण शब्द अगर लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं सबका। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया राजेश, ठीक है, और अब इसको विभाजन करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, र आधा प्लस आ प्लस जय आधा प्लस ए प्लस से आधा प्लस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विभाजन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोले जाएंगे, ये वर्ण बोले जाएंगे। ठीक है, और अक्षर बनेंगे तो अक्षर कितने हुए, 1 2 और 3, 3 अक्षरों से ये निर्मित शब्द है। ठीक है, तो इतने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक शब्द का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब। शब्द कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, समझने की कोशिश करो। एक तो होता है सार्थक शब्द, क्या होता है? सार्थक शब्द। और दूसरा होता है अनार्थक। ठीक है, इस तरीके से शब्द कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के शब्द हुए, एक तो सार्थक और एक अनार्थक, या इसको निरर्थक भी बोला सकता है, निरर्थक। ठीक है, निरर्थक शब्द। क्या अंतर है दोनों में? सार्थक जो शब्द है वो क्या है? जैसे मान लो इतिहास है, ठीक है, ये कैसा शब्द हुआ? सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका वास्तव में क्या है? एक निश्चित अर्थ है, ठीक है, इसलिए ये सार्थक है। लेकिन मैं इसको बोल दूं, इसी को इस तरीके से लिख दूं, इतिहास। अब इतिहास जो है वो क्या है? सार्थक नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये कैसा हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। सिंपल सी बात है, सार्थक वो शब्द है जिसका एक निश्चित क्या है? अर्थ है, जबकि निरर्थक वो है जिसका एक कैसा है? अर्थ के आधार पर वो क्या है? सही से कसौटी पर नहीं उतर पाता है, तो उसी को बोलते हैं हम निरर्थक शब्द। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो जो रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है, किसके आधार पर? ये पहला शब्द है, रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, एक एक करके ध्यान दें, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने लिखा, पहला है विकारी, ठीक है, और दूसरा है अभिकारी। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? विकारी को। अब विकारी कौन से हैं? किस किस से, यानी कि शब्द है जिसमें किस किस चीजों से विकार आ सकता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। पहले यह है संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा से सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो इन चार जो चीजें हैं, इनसे जो है शब्द में क्या है? विकार उत्पन्न होता है। हो सकता है जब हम संज्ञा पढ़ रहे हो तो संज्ञा में जिस अर्थ की हमको जरूरत है उस अर्थ के हिसाब से शब्द यूज नहीं लिया, तो वो उसमें क्या है? संज्ञा से विकारी शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक है, सर्वनाम से उत्पन्न हो सकता है उसमें विकार, क्रिया से उसमें विकार हो सकता है। जैसे किसी भी चीज से लगा लो, गाय खाता है, ठीक है भाई, खाता है, किससे उत्पन्न हुआ? विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? गाय खाती है। सर्वनाम है, सर्वनाम में इस वह है कोई, वह या लड़की नहीं जाता है, तो इस तरीके से अब इन सब में क्या है? विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि कैसे इसमें विकार। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम चार, ध्यान दो, रूप परिवर्तन के हिसाब से। पहला है शब्द के प्रकार में, जब हम पढ़ रहे हैं किसमें? शब्द के प्रकार में, तो ये पहला है। और पहले तरीके से रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, हमें भाई साहब वो चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे। ज्यादा इसमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, तो अपन को समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, जिसको हम अच्छे से आसानी से हल कर सकें। तो ध्यान दो, विकारी शब्द है। अब इसमें संज्ञा जो है, इसको हम पहली संज्ञा पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है। ध्यान दें संज्ञा के लिए। संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा का आप सब परिभाषा हम सब जानते हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान दें, संज्ञा कहते हैं हम किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति
स्थान आदि के नाम को। ठीक है भाई, तो ये है, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं। अब दूसरे तौर पर मैं आपको बता दूं संज्ञा क्या चीज है। जब हम दुनिया में कोई भी चीज देख रहे हैं, यानी कि जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है और जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, चाहे वो हवा हो, चाहे दर्द हो, या दुख हो, या सैड मतलब ग्लानि हो, या फिर दया हो, ये सारी चीजें क्या है, संज्ञाएं। यानी कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूं, वो सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, या स्थान हो, ठीक है, वो सब क्या चीजें हैं, संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो संज्ञा होती है अपने नॉर्मली कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली है भाई साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप अच्छे से पहले से, बहुत पहले से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझें आप, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ये ऊपर जो परिभाषा लिखी है सेम किसकी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की है। ठीक है, अगर बात करें जो पूरी संज्ञा की परिभाषा की, तो मैं आपको एक बार बोल चुका हूं, जो कुछ हम देख रहे हैं प्रकृति में, जो कुछ वस्तु है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, तीनों में से जो महसूस की जा सके, देखी जा सके या छुई जा सके, जिसको छू सकता हूं, वो सभी क्या है भैया, संज्ञाएं हैं। जो महसूस हो सकती है, देखी जा सकती है या छुई जा सकती है, वो सब क्या है, संज्ञाएं हैं। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को, आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे राम है, एक भाई मार्कर देना, नेक्स्ट दूसरा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझे अच्छे से। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जैसे नाम है राम, ठीक है, या फिर श्याम, ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसी को आगे देखो, जो दूसरी है वो है अपनी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखो, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जब समूह या जाति या संप्रदाय, ठीक है, इन सब का क्या हो, बोध होता हो। यानी कि समूह का हमें बोध होता हो, जाति का हमें बोध होता हो, या संप्रदाय का बोध होता हो, इन सब को क्या कहते हैं, इन सब को ही क्या समझेंगे अपन, जातिवाचक संज्ञा समझेंगे। मान लो जैसे कोई सभा है, ठीक है, समिति है, ठीक है, भीड़ है, ठीक है, सेना है, ठीक है, ये सभी क्या है भैया, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सभा, समिति, भीड़ आदि, ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी पूरी वस्तुओं का नाम ले दी जाए, जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पेन क्या है, जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। अब मान लो किसी एक निश्चित पेन का नाम अगर रख दिया जाए, कोई निश्चित पेन है और उसका नाम रख दिया जाए, तो वो क्या माना जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक नहीं मानी जाएगी। क्लियर की बात है भाई। जब उसके पूरे समूह का बोध हो, यहाँ पर सीधा ये समझना है अपने को कि जब पूरे समूह या पूरी जाति या पूरे संप्रदाय का बोध करवाया जाए, तब तो वो है जातिवाचक संज्ञा। और जब हमें ऐसी भावना प्रकट कर रहा हो वाक्य जिसमें किसी एक चीज का या एकल वस्तु का ही हमें क्या है, आभास हो रहा हो या महसूस ऐसी हो रही हो कि वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है या एक वस्तु की बात कर रहा है या किसी निश्चित स्थान की बात कर रहा है, तो वहां पर क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक नहीं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वही होगी जब वो समूह की बात करता हो, जाति की बात करता हो या पूरे संप्रदाय की बात करता हो। ठीक है, तो ये जैसे पंखा है, ठीक है, तो पंखा क्या है, जाति है पूरी, पंखे बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर इतनी सी जानकारी हमें ये है। अब इसके अलावा देखो, जो जातिवाचक संज्ञा है वो भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद। ठीक है भाई, जातिवाचक जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है समूहवाचक और दूसरी है द्रव्यवाचक। यह है समूहवाचक और दूसरी है, ठीक है, द्रव्यवाचक। ठीक है, अब इसको समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्षेत्रों से अपन के इन्हीं से क्या है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से समझ लें कि यहां से किस तरीके से हमें भ्रमित किया जाता है क्वेश्चन पूछ करके। समूहवाचक संज्ञा, सीधी सी बात है, इसमें किसका बोध होगा, हमें समूह का बोध होगा। किसका बोध, समूह का। यानी कि अगर भीड़ है, ठीक है, सेना है, ठीक है, या फिर कोई पूरी जाति जैसे पेन, कुर्सी, टेबल आदि का हमें क्या होता हो, बोध यहां पर करवाया जा रहा हो। ठीक है, तो ये तो सीधी सी है, क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सीधी सी क्या हो जाएगी भाई साहब, समूहवाचक संज्ञा, यानी समुदाय का जब बोध करवाया जाए। और हमेशा ध्यान रहे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी जाएगी, इन सब का यानी समूहवाचक जो संज्ञा है, इन सब का प्रयोग किस में होगा, बहुवचन में ना होकर कैसा होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। किसमें, एक वचन में प्रयोग। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, एक वचन में, एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, हालांकि पूरी जाति है, वहां पर भीड़ है। देखो वाक्य देखो, और वाक्य में कोशिश करो समझने की कि एक वचन है या बहुवचन है। सेना आ रही है, सेना आ रही है, वाक्य कैसा है भाई साहब, एक वचन है या बहुवचन वाला वाक्य? सीधी सी बात है, कैसा वाक्य है, एक वचन वाक्य। मेरा पेन दे दो, कैसा वाक्य हुआ, एक वचन वाक्य हुआ। ठीक है, और देखो, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ या ले आओ। ठीक है, कुर्सी ले आओ, कैसा है, एक वचन है। तो ध्यान ये चीज रखना है, समूहवाचक जब संज्ञा पूछी जाएगी तो सब में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हमसे नहीं पूछेगा, वहां डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा आपसे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये कौन सी है। वहां पर पूछा जाएगा समूहवाचक कौन सी है और द्रव्यवाचक कौन सी है। ठीक है, तो वहां पर, और वहां पर 4 क्वेश्चन जो देगा वो ऐसे देगा जो हम भ्रमित वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि उसका आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, लगता तो वो कैसा है, बहुवचन के जैसा लगता है, लेकिन उसका वास्तव में प्रयोग कैसा हो रहा है, एक वचन अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो उस तरीके में वो कैसा होगा, वो कौन सी संज्ञा होगी भैया, जातिवाचक होगी, और बहुवचन उसकी भी समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आप उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है अपना द्रव्यवाचक। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य का मतलब होता है क्या, पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है भैया, पदार्थ होता है।
ठीक है। और उसमें जब पदार्थ का बोध करवा दिया जाए, जैसे द्रव्य, यहां पर द्रव नहीं है, ये द्रव और द्रव, इसमें अंतर है दोनों में, तो इसका मतलब होता है पदार्थ और इसका अर्थ होता है तरल। ठीक है, दोनों में अंतर है, तो आप ध्यान रखें। द्रव्य मैं बोल रहा हूं, यहां पर द्रव्य बोल रहा हूं, द्रव नहीं बोल रहा हूं, तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। तो समझ लेते हैं पहला। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, समूहवाचक और दूसरी है द्रव्यवाचक। ठीक है, ये द्रव्यवाचक, इसको हमने समझ लिया। इसका हमेशा प्रयोग किस में होगा? एक वचन शब्दों में, हमेशा एक वचन में प्रयोग, एक वचन में प्रयोग होगा। चाहे कोई भी शब्द आप ले लो, जैसे सेना है, ठीक है, सेना, पुलिस, पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, ठीक है, भीड़, भीड़ हो गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो भी शब्द आपको, और अगर कोई आपको ऐसा लगे कि हो सकता है उसमें आप किसी शब्द में कंफ्यूज हो रहे हो, तो जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछें आप हमसे, और हम जरूर से बताएंगे कि वो शब्द बहुवचन है, समूहवाचक है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, उसकी व्याख्यात्मक चर्चा आपको बता दी जाएगी। लेकिन इतने आप समझते चले यहाँ पर ठीक ठाक ढंग से। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक भी 3 प्रकार का होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कितनी होती है? 3 प्रकार की। यहाँ पर लिख देता हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद जिनको कहा है, ठीक है, उपभेद में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ठोस, फिर द्रव, तीसरा होता है तरल। ठीक है, तो इस तरीके से यह है भाई ठोस, द्रव और गैस। सीधी सी समझ में आपको आ रहा होगा। ठोस चीज जैसे लोहा, तांबा, पीतल। ध्यान दें, यहां पर किसी ऐसा नाम मत लिख देना जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो, यानी कि सब जातिवाचक संज्ञा का ही आपको उदाहरण लेना है। सोना है, चांदी है, ये सारी चीजें, सोना, चांदी, नमक, ठीक है, अब्रक, जिप्सम, सारी, ये सारी चीजें किसमें है? ठोस में। ठीक है, इसके अलावा द्रव्यवाचक में देखो, द्रव्यवाचक में जैसे देख, पानी है, ठीक है, जल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इस तरीके से सारी। अगर जैसे कोई गैस है, तो गैस अगर लिक्विड अवस्था में है, यानी कि तरल अवस्था में है, ठीक है, सॉरी यहां पर द्रव लिख दिया, तरल को ही द्रव बोला जाता है, यहां पर आएगी गैस। ठीक है, तो ये द्रव है। और पेट्रोल, डीजल या फिर कोई गैस है और वो तरल अवस्था में है, तो उसको भी किस में रखा जाएगा? द्रव अवस्था में रखा जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होगी, गैस जो है, गैस में जैसे हम बात करते हैं CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओजोन है, हीलियम है, ठीक है, ओजोन, हीलियम आदि। ठीक है, जितनी प्रकार की सारी जो गैसें हैं, या फिर चाहे जल ही गैस के रूप में हो, क्या हो? जल ही गैस के रूप में होगा, यानी वाष्प को हम किस में रखेंगे भैया? जैसे वाष्प है, वाष्प क्या किस में आएगा? गैसवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगर वो बर्फ है, मान लो यहां पर कोई बर्फ है, बर्फ की बात की जाए, तो आप ये नहीं समझेंगे कि बर्फ को क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा ना, उसको क्या कहा जाएगा? ठोस, ठोसवाचक में संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक में भी कौन सी है? ठोसवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं? सबको डिफाइन कर सकते हैं। तो इतनी जो है हमें ये समझना है। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं अपने जो 3rd नंबर की है, वो है अपनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा शायद।
ठीक है, तो आप ये उतार रहे होंगे। तीसरी जो है वो है अपनी तीसरी आएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले समझे भाववाचक संज्ञा क्या है। सीधे अर्थ में समझो, ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसको केवल महसूस किया जा सकता हो। जैसे ईश्वर है, आत्मा है, मान लो आत्मा है, कौन सी संज्ञा है? आत्मा कौन सी संज्ञा है? आत्मा को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। केवल कैसी भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसको केवल महसूस कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं इसके बारे में केवल कि कोई आत्मा है, ठीक है। लेकिन शब्द की अगर बात कर दी जाए, शब्द क्या होगा? जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत हो सकती है, हर व्यक्ति में एक अलग से क्या होती है? आत्मा होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके आकार की बात जब की जाए तो वो कैसे होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। क्लियर? तो इसमें ज्यादा ना पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा देखो, सीधा सा अर्थ समझो, रंग, रूप, भाव, अवस्था आदि, ये जो है ये क्या है? इसके लक्षण है भाई साहब। या फिर किसी व्यक्ति के गुण हो गए, उसके दोष हो गए, अवस्था या गुण दोष आदि के बोध को, आदि के बोध कराने वाले या बोध को क्या कहेंगे भैया? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। रंग यानी लाल या लालिमा रंग है, ठीक है। दूसरा रूप है, उसका किसी व्यक्ति का रूप है, आप देख करके ही उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके रूप को निकाल करके दूसरे व्यक्ति में फिट कर दो, ऐसा नहीं है। भाव है, तो भाव कैसा हो? जैसे मेरा निश्चल भाव है, या फिर मेरे अंदर क्रोध का भाव आपको दिखाई दे रहा है, या मेरे अंदर आपको दया का भाव दिखाई मुझे महसूस हो रहा है, तो इस तरीके से भावनाएं जो कैसी है। अवस्था, बुढ़ापा है या जवानी है या तरुण अवस्था है, वो सारी इसमें आ जाएंगी। गुण है, मेरे अंदर किस किस प्रकार के गुण हैं, तो उनको महसूस किया जा सकता है। ये नहीं कि हम गुण को निकाल करके बाहर देख दें कि भाई ये गुण है एक शरीर में, ठीक है। तो दोष है, तो दोष भी व्यक्ति के जो है महसूस किए जा सकते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो रंग, रूप, भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि के भाव को ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अब भाव भी कितने प्रकार के? कई प्रकार के हो सकते हैं। क्रोध है, आशा है, निराशा है, ग्लानि है, लज्जा है, बुढ़ापा है, ये सारी चीजें, ठीक है। मैं जितने यहां पर, जैसे जवानी, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, और ठीक है तरुण, ठीक है, लालिमा, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो वो आप एक एक करके समझ लें यहां पर। दूसरा है, इसमें भी जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है। एक तो है ये जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक जो संज्ञा है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार। पहला है मूल भाववाचक, मूल भाववाचक संज्ञा, और दूसरी होगी यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मूल जो भाववाचक संज्ञा होगी, मान लो
मूल का मतलब होता है ऐसा शब्द, ऐसे शब्द का प्रयोग जिसके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अव्यय शब्द होगा जो किसी भी सेंटेंस यानी कि जितने भी हम वाक्य लिखेंगे उसमें उसके जो यूज का जो प्रक्रिया है उसकी कैसी रहेगी, एक सेम सी रहेगी, सेम ही रहेगी। मान लो यहां पर जैसे सत्य है तो सत्य सत्य ही रहेगा, ठीक है भाई। हिंसा है, हिंसा हिंसा ही रहेगी। त्याग है, त्याग त्याग ही रहेगा, टुकड़ा नहीं होगा। त्याग त्याग दिया, उसने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, सबने त्याग दिया। तो इस तरीके से वह सत्य है, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलती है। यानी कि हम लिंग वचन और कारक अगर उसका चेंज भी करेंगे ना तब भी वो शब्द कैसा रहेगा, सेम सा रहेगा। जैसे मैं सत्य बोलता हूं, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मैं कभी कभी सत्य बोलता हूं। तो इस तरीके से वह सत्य बोलती है, ठीक है। तो लिंग वचन और कारक के हिसाब से जब हम प्रयोग करते हैं बदल बदल के सेंटेंसों में, तो उसमें इसका जो प्रयोग होगा इन शब्दों का वो सब में कैसा होगा, सेम प्रयोग होगा। यानी कि शब्द नहीं बदलेगा, शब्द वही रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम मूलाभाव। इसके अलावा और बहुत सारे जैसे शब्द हो सकते हैं, जैसे चिंता है, चिंता को हमेशा सेम शब्द में यूज किया जाएगा, चिंता, ठीक है, आदि ये शब्द जो है, ठीक है। क्रोध, क्रोध को देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, उसको क्रोध आ रहा है। यानी कि इसके वचन के हिसाब से परिवर्तन नहीं हो सकता है इसका, लेकिन किसमें, लिंग कारक के हिसाब से इसमें परिवर्तन, इस शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस आप बदल लो, ठीक है, तो सेंटेंस जो भी बदलोगे लेकिन ये क्रोध जो है ये सेम टू सेम रहेगा उसमें प्रयोग के हिसाब से। क्लियर। तो यहां पर समझना यह है कि मूलाभाव संज्ञा का मतलब है मूल भाववाचक जो संज्ञा है उसमें जो शब्द है उसका जो प्रयोग है यानी कि सभी वाक्यों में कैसा रहता है, सेम रहता है, उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे कोई एक दो वाक्य आप लिख लो, जैसे मैं वचन के हिसाब से वाक्य यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मोहन सत्य बोलता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लें तो अच्छे से समझे। मूल भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मूल भाववाचक संज्ञा में जैसे सत्य, ठीक है, चिंता, क्रोध, मोह, त्याग आदि शब्द, ठीक है। अब मैं प्रयोग करता हूं, जैसे मोहन सत्य बोलता है, कैसा वाक्य भाई साहब, लिंग के हिसाब से पुल्लिंग है, ठीक है। सीता सत्य बोलती है, ठीक है, कैसा वाक्य है, स्त्रीलिंग का वाक्य, ठीक है। जो चीज समझाने की है कोशिश कर रहा हूं मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं। यहां पर वाक्य देखो, ये जो वाक्य है ये तो किसका है, पुल्लिंग का वाक्य, ये कैसा है, स्त्रीलिंग का वाक्य, और दोनों में जो सत्य है वो कैसा है, सेम यूज है। अब आप जितने भी वाक्य बनाओगे चाहे वो लिंग के हिसाब से आप कुछ भी कर दो, जैसे हम सत्य बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, लेकिन ये जो शब्द है सत्य ये हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार से आप इन सब शब्दों को जितनी भी बार यूज करोगे ये शब्द हमेशा सेम रहेंगे, जबकि वाक्य में हम लिंग और उसका वचन परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पर देखो ये जो वाक्य है कैसा है, मोहन सत्य बोलता है, यानी कि एक वचन का है और पुल्लिंग का है, एक वचन पुल्लिंग में है। सीता सत्य बोलती है, स्त्रीलिंग में एक वचन का है, ठीक है। यहां पर देखो जो थर्ड नंबर का है, हम सत्य बोलते हैं, कैसा है भैया, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, और लेकिन है कैसा है, बहुवचन का वाक्य है,
ठीक है भाई। तो इस तरीके से इनका सबका, तो इसी को बोलते हैं मूल भाववाचक संज्ञा। और किसका उपभाग है? भाववाचक संज्ञा का उपभाग है मूल भाववाचक संज्ञा। आप उतारना चाहें उतार सकते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे इसी का यौगिक भाववाचक संज्ञा। कि यौगिक भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहां पर समझो यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या है। यौगिक का मतलब होता है जुड़ना, यानी योग होना। जब दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हो जाए और उसका अर्थ कैसा हो, अलग से हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यौगिक, ठीक है। अब और शब्द कैसे होने चाहिए? जब दो शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हो, और वो भी कौन से शब्द का? भाववाचक संज्ञा के शब्द का। तो उसी को क्या बोलेंगे? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द बोलेंगे। और इसमें भी देखो कई प्रकार से यौगिक होते हैं। तो पहले सबसे पहले ये समझ ले, जैसे यौगिक भाववाचक संज्ञा है क्या। जैसे यहां पर मैं चतुर प्लस आई लिख देता हूं, चतुर प्लस आई, क्या शब्द बनेगा? चतुराई, ठीक है भाई। कौन सा शब्द हुआ? भाववाचक शब्द हुआ। कौन सा शब्द हुआ? भाववाचक शब्द हुआ, ठीक है। देखो अरुण प्लस इमा, अरुण प्लस इमा, और इसका जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अरुणिमा, ठीक है। इसके लाल प्लस ईमा, ईमा क्या बन जाएगा? लालिमा, ठीक है। इस तरीके से इनके शब्द बनेंगे। यानी कि दो शब्दों से, लाल अलग है, इमा क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेंगे शब्द, ठीक है। लेकिन सीधे से ये समझना है कि दो शब्दों के रूप जुड़ने से जब किसी एक भाववाचक शब्द का निर्माण हो जाए तो उसी को बोलेंगे। चतुराई है, अरुणिमा है, लालिमा है, बुढ़ापा है, आपा है, ठीक है। इस तरीके के जो जितने भी शब्द बनेंगे, जैसे और मैं शब्द आपको बता दूं, जैसे नारीत्व है, अहंकार है, अच्छाई है, बुराई है, चढ़ाई है, गड़ाई है, सजाई है, ठीक है। जैसे ये सारे शब्द, सजाई, चढ़ाई, उतराई, ठीक है। इस तरीके के जो सारे शब्द हैं वो कौन से होंगे भाई साहब? यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, ठीक है। इस तरीके से ये जो होंगे वो सब कैसे होंगे? यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे। अब यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने तरीके से बनाई जा सकती है वो हम समझें। तो इसके भी रूप मूलतः कितने प्रकार हो सकते हैं? 5 प्रकार हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ये देखो, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ठीक है। तो इनमें से इसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। इतने शब्दों से मिलकर क्या है ये बनता है। जैसे कुछ शब्द, अपना क्या है? जैसे एक शब्द में लिखा अपना, सर्वनाम है, और इसमें लिखता हूं पन, बराबर क्या बन गया? अपना पन, ठीक है। ये है क्रिया। जैसे उतर, उतर क्या है? उतरना जिसको बोलते हैं, या चंड बोल ये लिख लो, या पढ़ लिख लो, कोई भी आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ लिख लिया, पढ़ प्लस आई क्या हो जाएगा?
पढ़ाई किससे बना? क्रिया से, यानी क्रिया से जो शब्द मिलकर बना वो क्या है? क्रिया यौगिक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भी 4 या 5 प्रकार की हो सकती है। एक भाववाचक संज्ञाओं से भी बनती है, ध्यान दें यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा से भी निर्माण हो सकता है इसका, तो वो भी कर लेंगे। विशेषण जो है, विशेषण देखो कौन सा है, ऐसा देखो उदाहरण कि विशेषण से जो बनता है वो है कौन सा हो सकता है? विशेषण क्या है? विशेषण जैसे सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर है और मैंने इसमें लगा दिया ता, क्या बन गया? सुंदरता। ठीक है, सुंदरता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो इनसे जितने भी, जैसे वह क्या है? सर्वनाम है, और मैं लिख दूं पर, तो यहां आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द यहां पर बनाए जा सकते हैं। और एक होता है अव्यय शब्द, और अव्यय शब्द से जो बनेगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम? अव्यय। एक होता है अव्यय, या फिर जैसे निकट है तो निकट से, या समीप। ठीक है, जैसे समीप के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अव्यय शब्द है क्या? समीप और प्लस ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? समीपता। और अगर जैसे निकट है तो निकट भी कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। और इसमें अगर जैसे निकट प्लस प्रत्यय लगाएंगे ता तो बन जाएगा निकटता। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो ये जो लग रहे हैं ये सारे कैसे हैं? प्रत्यय हैं। और इनसे पहले जो शब्द है, कोई अव्यय है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द। भाववाचक संज्ञाओं से कम, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आप करें, तो जातिवाचक संज्ञाओं से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे लगाओ, कौन कौन से शब्दों से जो है वो जातिवाचक संज्ञा के, जैसे नारी है, नारी, तो नारी से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन सकती है? जैसे मित्र है ना, मित्र प्लस ता बराबर बन जाएगा मित्रता। ठीक है, मित्र क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा है। नारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है भाई, नारी। ठीक है, नारी प्लस त्व, तो यहां बन जाएगा नारीत्व। क्या बन जाएगा? नारीत्व। तो इस तरीके से आप इनको उतार सकते हैं, उदाहरणों को एक एक करके, और इसी तरीके से आप क्या है प्रैक्टिस करेंगे तो सारे शब्द ये आप जान जाएंगे। तो इस प्रकार से क्लियर भाई? तो इतना आपको यहां पर समझने की जरूरत है। तो हमारा जो संज्ञाओं का जो विस्तृत चैप्टर है वो होता है खत्म। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आई भी होगी, और यदि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी क्लास मिलती रहे। रीड का हम भाई साहब पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं यहाँ पर, और 100% गारंटी के साथ में ये है कि आपको हिंदी या जो भी सिलेबस हमारा चल रहा है तो उसको आप अगर नियमित रूप से पढ़ रहे हो तो 100% वहां पर आपका जो रिजल्ट है वो 95 प्लस होगा। ठीक है, यानी कि 90 प्लस आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। आप संज्ञा है, संज्ञा का आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप आके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, उसका जरूर से आंसर बताएंगे। थैंक्स, धन्यवाद आप सबके लिए।